गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यवेद और कॉमन टॉपिक है संक्रमण। बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का बीएससी वाली बुक में पेज नंबर 130 कल हमने पढ़े थे संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग कौन से होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, किस किस प्रकार फैलते हैं, क्या क्या करने से फैलते हैं, वो हमने कल बात कर ली थी। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, संक्रमण को, यानी कि इन्फेक्शन। संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन। तो कल हमने जैसे पढ़ा था, शरीर संक्रमण से लड़ने वाली विशेष कोशिकाएं, शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली विशेष कोशिकाएं कौन सी होती है, हमारी सेल कौन से होते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसे क्या कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं। तो वो क्या होगा, शरीर जब संक्रमण से लड़ने के लिए क्या करता है, जो WBC होती है उनको शरीर में बढ़ा देता है, ठीक है। और क्या करते हैं, रोगाणुओं पर प्रतिक्रिया करता है। जो बाहर से रोगाणु आए हैं, कल हमने जब बात की थी, जैसे एंटीजन होता है या एजेंट, जो एजेंट है उस वो कहाँ तक पहुँचता है, होस्ट तक। तो होस्ट तक उसको लेकर कौन जाता है, कैरियर। एजेंट के पास क्या है, एंटीजन, और होस्ट कौन है, ह्यूमन बॉडी। और कैरियर क्या हो सकता है, मक्खी मच्छर वगैरह कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, यानी कि जीव और निर्जीव कुछ भी कैरियर हो सकता है। तो फिर क्या है, अब हम बात करते हैं जब बुखार होता है। तो बुखार क्या है, मतलब जब भी बॉडी में बुखार आया, फीवर आया, तो फीवर क्या है, बुखार क्या है, बुखार एक तरह से अच्छा साइन है अपने लिए। बुखार जो है अपनी बॉडी का मित्र है। क्यों? क्योंकि एक तो बुखार आने पे हमें पता लगता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन आ चुकी है। दूसरा क्या होता है, बुखार क्या करता है अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कोशिश होती है कि जो एंटीजन, जो जीवाणु अपने भीतर गए हैं, उनको हाई टेम्परेचर से मारा जाए, उनको कमजोर किया जाए, ठीक है। और क्या होता है, कुछ रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो इसलिए बुखार, फीवर आता है। कुछ प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं उच्च तापमान पर बेहतर ढंग से काम करती है और कुछ रोगाणु गर्मी से जीवित नहीं रह पाते। जो एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर किए हैं, वो क्या करते हैं, गर्मी से अपने आप मर भी जाते हैं। तो संक्रमण के कारण ठंड लगना, सिर दर्द, जो लक्षण आते हैं, एक तो बुखार हो गया, और क्या है, इन्फेक्शन जब शरीर में एंटर करेगी, और क्या होगा, इंसान को ठंड भी लगेगी, सिर दर्द भी होगा, दाने भी हो सकते हैं, और क्या है, जोड़ों में दर्द होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, बंदे को सबसे पहले क्या है, थकान लगने लग जाती है बॉडी में। वो बंदा कहने लग जाता है, मेरी हिम्मत नहीं है आज, मेरे पैर दुखने लग गए हैं, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लक्षण होता है, जोड़ों में दर्द। और क्या होगा, बलगम का अधिक उत्पादन। फिर जैसे उसको कोल्ड कफ हुआ है, कोई इन्फेक्शन वायरल हुआ है, तो क्या है, बलगम का उत्पादन होने लग जाता है, म्यूकस जो है ज़्यादा बनने लग जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन उसके बॉडी में एंटर कर चुकी है। अगर वो इन्फेक्शन या एंटीजन अगर मान लो लंग्स में अंदर एंटर कर गया, तो लंग्स क्या करता है, फिर उसके रिएक्शन में, एक तो लंग्स में जो ब्रोंकाई वगैरह है, जो अंदर के सिस्टम, उसमें सोजिश आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसके रिएक्शन में फिर वो क्या करता है, ज़्यादा म्यूकस पैदा करता है। तो इसलिए बलगम का अधिक उत्पादन। और क्या है, नाक का बहना। तो ऑटोमेटिकली कई एलर्जेंस जब बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, जो एलर्जी करते हैं बॉडी में, तो वो क्या होगा, नाक का बहना, नाक में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो एलर्जेंट होके क्या करती है, म्यूकस को ज़्यादा फॉर्मेशन करती है। और क्या होता है, जब मान लो म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, बलगम का उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा,
खांसी भी आएगी। ठीक है। यदि संक्रमण सॉरी, यदि संक्रमण विशेष रूप से गंभीर हो जाता है तो यह सेप्सिस का कारण बनता है। जैसे मान लो किसी में इन्फेक्शन होगी, टीएलसी उसकी 11 नॉर्मल कितनी होती है गाज? टीएलसी जब आप सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? पूजा कितनी होती है? 20,000? 20,000 तो काफ़ी इन्फेक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है 20,000 में तो सुपर इन्फेक्शन बोलने लग जाते हैं उसको तो अपन। 4 से 11,000 होती है। 4 से 11,000 नॉर्मल रेंज होती है टीएलसी की। ठीक है। तो जब इससे ज़्यादा होगी टीएलसी तो समझो इन्फेक्शन काफ़ी है। फिर ये क्या होगी, जैसे 15,000 होगी, ट्रीटमेंट नहीं मिला 20,000 होगी। ठीक है। कभी कभी ये 40-45,000 भी हो जाती है। तो जैसे 20-25,000 तक सुपर इन्फेक्शन बोल देते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा यहाँ तक पहुँच गई तो क्या है, इसका मतलब सेप्सिस हो गया। वो इन्फेक्शन क्या हो गया, पूरे खून में फैल चुकी है आपके। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सेप्सिस। सेप्टिसीमिया बोल देते हैं ना। तो वो क्या है, वो आपके इन्फेक्शन जो अंदर एंटर की है वो पूरे ब्लड में फैल चुकी है। तो अब ये कह रहे हैं ना, यदि संक्रमण विशेष रूप से गंभीर हो जाता है, जब वो इन्फेक्शन खतरनाक रूप धारण कर लेता है तो क्या है, वह सेप्सिस का कारण बनता है। जिसकी विशेषता क्या है, संक्रमण के संकेत और लक्षण क्या है? जब भी इन्फेक्शन आ गया तो उसके संकेत क्या है, उसके लक्षण क्या है, आपने जो हमने पहले बात की है, बुखार आना, थकान होना, जोड़ों में दर्द होना। ठीक है। और क्या है, बलगम का उत्पादन होना। फिर क्या है, शरीर का तापमान सामान्य से कम या अधिक होना। तो तापमान क्या है, सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, कभी कभी क्या है, इन्फेक्शन के कारण शरीर का तापमान कम भी होने लग जाता है। ठीक है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, इसको जब टेम्परेचर बढ़ता है अपने बॉडी का, उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरथर्मिया। और जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथर्मिया। ठीक है। जब बढ़ेगा तो हाइपर और कम होगा तो हाइपो। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है विकास बॉडी का, अपने ह्यूमन बॉडी का है? 48? 38 क्या, 38 किस में आप मापेंगे उसको? 38 की बात करें तो सेल्सियस में। तो 38 सेल्सियस में करेंगे तो फिर वो कम हो गया टेम्परेचर फिर तो है। सेल्सियस में तो 98.6। हाँ, जो आप बता रहे हो 38 नहीं होता, वो 36 डिग्री होते हैं। वो क्या है, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 2 यूनिट है ना, ये 36 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे इसको। ठीक है। और जो सेल्सियस में आएगा वो क्या है, अपना 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर है अपना बॉडी का। क्या उल्टा हो गया? ये वाला डिग्री में हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ठीक है, पहले हजम नहीं हो रहा था, हैं? पहले हजम नहीं हो रहा था, है ना? तो जब डिग्री में होगा, सेल्सियस में होगा तो क्या है, 36 डिग्री। और जब आप 98 चाहिए टेम्परेचर जो मापते हैं आप बुखार वाला, वो फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो अगर इससे ज़्यादा है तो भी इन्फेक्शन का संकेत है, संक्रमण का संकेत है। अगर इन दोनों से कम भी है तो भी क्या है, इन्फेक्शन का संकेत है। ठीक है। फिर क्या है, शरीर मानसिक गिरावट। मानसिक गिरावट क्या है, भ्रम, नींद आना, जागने में कठिनाई होना, उसका सिर और आंखें भारी भारी रहेगी, या फिर उसको भ्रम रहता है, तो इसका मतलब ये भी लक्षण किसके हैं, किसी ना किसी इन्फेक्शन के। और क्या है, अत्यधिक दर्द। अत्यधिक दर्द
बॉडी में पेन होगा, उसको बेचैनी हो सकती है, जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको सांस लेने में तकलीफ या और भी कोई बीमारी हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली संक्रमण के लक्षण होगी कि संक्रमण जब किसी को हो गया तो उसमें क्या क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, संक्रमण कौन कौन से प्रकार है, संक्रमण के प्रकार क्या है। ठीक है, संक्रमण क्या है, कई तरह के हैं। संक्रमण के प्रकार कौन से हैं, कल हमने बात की थी जब संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है वो क्या है, बैक्टीरियल भी हो सकती है मेनली जो इन्फेक्शन होती है वो 4 टाइप से होती है। एक तो बैक्टीरियल है, हाँ एक है वायरस भी हो सकती है, हाँ तीसरी फंगस भी हो सकती है वो, और चौथी और कौन सी रहेगी, पैरासाइट, पैरासाइट वाली। बैक्टीरियल को क्या बोल दिया हमने हिंदी में, जीवाणु। और वायरस को विषाणु, इसको कवक, फंगस को, और पैरासाइट को परजीवी। तो मेनली क्या है, इन्फेक्शन ये 4 प्रकार से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, और फंगल भी हो सकती है, पैरासाइट भी हो सकती है। तो बैक्टीरियल में हम क्या कहते हैं, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं, वायरल है वायरस है तो एंटीवायरल देते हैं, और अगर फंगल है तो एंटी फंगल देंगे, पैरासाइट है तो एंटी पैरासाइट। ठीक है तो पैरासाइट के लिए अपन विकास क्या यूज करते हैं, अगर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है बंदे को तो क्या मेडिसिन अपन यूज करते हैं ज़्यादातर नॉर्मली सी। छोटे बच्चों में सुना है पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं रोते रहते हैं, हैं, हाँ तो वो किसके कारण, वो पैरासाइट के कारण ही होती है, कीड़े होते हैं जो। परजीवी का मतलब क्या है, जो अपना जीवन दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो उसमें अपन कौन सी एक ऐसे दवाई यूज करते हैं, बचपन से ही शुरू हो जाती है वो, गुलाबी गुलाबी रंग की, पीले रंग की गोलियां सी आती हैं, देखी भी होंगी, हैं, हाँ मीठे के साथ मीठा दूध पी के फिर लेते हैं वो ना, हैं, अगला 3 नाम, ब्रांड नेम बताऊं कि साल्ट नेम बताऊं, ब्रांड नेम बताऊं या साल्ट नेम बताऊं। साल्ट ए से शुरू होती है, एल है, ए एल बी, ए एल बी, बी, पूजा नहीं याद, एलवेंडाजोल आ गया याद। और एक और भी होती है, एक बेंडी प्लस के नाम से टेबलेट आती है, सुना नाम, बेंडी प्लस, ब्रांड नेम बता रहा हूँ मैं, बेंडी प्लस के नाम से आती है। एल्बेंडाजोल के साथ में कॉम्बिनेशन आता है दूसरे साल्ट का, उसमें आइवरमेक्टिन होती है। जब किसी बच्चे के या बड़े के किसी के भी जुएं बढ़ जाती हैं तो अपन उसको आइवरमेक्टिन देते हैं, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। ठीक है, तो कोई अच्छा कोई फंगल के लिए कोई साल्ट नाम याद है, कोई मेडिसिन का नाम याद है, फंगस के लिए भी नॉर्मली लेते हैं अपन, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। किसी को फंगल है, एजिथ्रो, वो तो एंटीबायोटिक है यार, है ना, जरूरत ही नहीं है उसके, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो क्यों देना है अपन, फंगल तो फिर एंटीबायोटिक से तो मरेगा ही नहीं वो, फंगस है तो वो क्या है एंटीबायोटिक से और उस पर कोई असर ही नहीं होगा।
एजिथ्रोमाइसिन जितनी मर्जी देते रहो, उसका रोग बढ़ता जाएगा। कौन सा? कीटाकोनाजोल? कीटाकोनाजोल, हाँ वो भी एंटी फंगल है। और एक अपना सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं फ्लूकोनाजोल, हाँ वीकली टैबलेट देते हैं अपन, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, हाँ लुलिकोनाजोल, एक कीटाकोनाजोल। कीटाकोनाजोल शैम्पू आता है जो किसी के सिर में कहते हैं ना कोहरा वगैरह हो गया, डैंड्रफ होती है जो, उसके लिए। तो ये तो हमने बात कर ली कि संक्रमण पैदा करने वाले जीवों के आधार पर संक्रमण के प्रकार हो गए, पैदा करने वाले जो जीव है, ठीक है। फिर क्या है, संक्रमण की उत्पत्ति के आधार पर। ये तो किसके आधार पे है? जीवों के आधार पर, संक्रमण पैदा करने वाले जीवों के आधार पर। फिर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या है? अंतर्जात संक्रमण। अंतर्जात संक्रमण क्या है? इंटरनल, इंटरनल इन्फेक्शन, यानी कि है, हाँ शरीर के जो अंदर पहले से मौजूद है बैक्टीरिया, क्योंकि अपने शरीर के अंदर भी तो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जैसे फीमेल्स में जैसे वेजिनोसिस को ये एग्जांपल दे रहे हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये क्या है? फीमेल में क्या है, वेजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, किसके लिए? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसके कारण क्या है, वेजाइना में बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो अब क्या है कि वही क्या है, बैक्टीरिया कई बार सेल्फ अटैक कर देता है बॉडी पे। अब जो बैक्टीरिया अपने लिए जो फायदेमंद है वो कई बार क्या है, नुकसान भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, ऑटो इम्यून सुना है? ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर के बचाव के लिए बनी थी, उसी ने क्या कर दिया, अपने ही शरीर पे हमला कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है शरीर में पहले से मौजूद जीवों से होने वाला, यानी कि इंटरनल इन्फेक्शन, यानी कि अंतर्जात संक्रमण। उसमें भी क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। फिर क्या है, बहिर्जात संक्रमण, यानी कि एक्सटर्नल इन्फेक्शन। एक्सटर्नल में क्या आ गया, जैसे अपा ने खाना खाया, ठीक है, और किसी बंदे के कांटेक्ट में आ गए, जैसे कल हमने बात की थी। तो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ क्या है, ड्रॉपलेट, किसी ने छींक दिया तो बिल्कुल बारीक बारीक ड्रॉपलेट आके आपके अंदर चले गए, वो क्या है, तरल पदार्थ हो गया। फोमाइड से होने वाला, बिल्कुल पतले पतले जो एयर में फोमाइड्स हैं उनसे। तो इसमें उदाहरण क्या है, दूषित भोजन के कारण खाद्य विषाक्तता। जैसे हमने दूषित भोजन कर लिया, कई बार वो कहते हैं ना फूड पॉइजन हो गया, है ना, कुछ ऐसा वैसा खा लिया अपन ने, तो उससे क्या हो गया, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजन हो गया। तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल संक्रमण, यानी कि जो बाहर से हो रहा है। इंटरनल क्या है, जो अंदर पहले से मौजूद था। ये तो हो गए दो, ठीक है। और कौन सा है तीसरा, अपसर्वादी संक्रमण। अपसर्वादी किसे कहते हैं हम, ऑक्यूपेशनल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल संक्रमण। यह किसी जीव द्वारा संक्रमण है जो मेजबान की प्रतिरक्षा में दोष के कारण उत्पन्न अवसर का लाभ उठाकर मेजबान को संक्रमित कर देता है। अब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपने अंदर जाके बॉडी में बैठ गए, लेकिन वो क्या है, इतने शक्तिशाली नहीं है कि अटैक कर दे और बीमारी को पैदा कर दे। लेकिन वो क्या करता है, एक अवसर ढूंढता है, यानी कि मौका ढूंढते हैं। मौका क्या ढूंढते हैं कि किसी कारण इस व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, अपना हमला बोल देंगे, फिर क्या करेगा, वो रोग उत्पन्न कर देंगे। तो इसको अपसर्वादी कहते हैं। जब भी मौका पाके वो इन्फेक्शन को क्रिएट कर देंगे बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसर्वादी संक्रमण। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ना, एक बार बंदे में हो गया, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट उसने ले लिया, फिर क्या होगा, अभी उसके अंदर खत्म नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो वो क्या है, दोबारा अगर उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी ना, होते ही क्या है, टीबी दोबारा से हो जाएगी। तो फिर
अब जैसे इन्होंने कह दिया कैंसर मधुमेह के रोगी में संक्रमण होना, जैसे डायबिटीज वाला पेशेंट है ना, उसको क्या है, जो इन्फेक्शन है जल्दी होती है। डायबिटीज वाला है या फिर कैंसर वाला पेशेंट है, उसमें क्या है, कोई और इन्फेक्शन जल्दी होती है। एड्स रोगी में शोष, मैंने आपको कल बात बताई थी ना, एक जो एड्स होता है ना, HIV वाला पेशेंट है, उसको सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीबी, क्योंकि टीबी होती है उसको जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, नोसोकोमियल संक्रमण, अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा संक्रमण जो रोगी को उत्पन्न होता है। नोसोकोमियल, इन्फेक्शन, ये क्या होता है, सुना क्या नाम विकास इसका, नोसोकोमियल इन्फेक्शन का है? अस्पताल में जैसे पेशेंट आपके एडमिट हो गया, ठीक है, तो उस टाइम आप कई प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसीजर के कारण अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि हुआ तो किसके कारण है वो, आपके प्रोसीजर के कारण। या फिर इसमें मेन एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कोई पेशेंट है किडनी वाला, है ना, तो उसको आप कैथेटर लगा देते हैं, पेशाब वाली जो पाइप लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे मान लो चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कंटिन्यू उनको लगा के रखिए लगा के रखिए, ठीक है, उसके लगाने से क्या होता है, उसके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाती है, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो UTI अगर उस टाइम हुई ना हॉस्पिटल में उसके एडमिट के दौरान, तो वो क्या है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो फिर अब देखो इसने एग्जांपल दिया सर्जिकल घाव का संक्रमण, या तो जैसे किसी की सर्जरी की थी, ठीक है, जो उन्होंने होल किया है, घाव किया है, उसमें बाद में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, वो किस कारण हो गया, जो प्रोसीजर किया अपन हॉस्पिटल में। और क्या है, हेपेटाइटिस बी और UTI। हेपेटाइटिस कैसे हो सकता है, ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है, कई बार आप ब्लड किसी को बिना चेक किए लगा दिया, और हो सकता है वो हेपेटाइटिस बी का उसमें हो, या फिर कोई हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट आया, वही सिरिंज वही निडल जो है दूसरे बंदे को लगा दी, तो वो क्या हो गया, नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, यानी कि ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, प्रोसीजर के दौरान जो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में गई है वो। एक इन्होंने एग्जांपल UTI बोला है, UTI मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो फिर क्या है, चिकित्सा जनक संक्रमण, तो ये भी उसी से कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे अपन ने दवाइयाँ यूज की हैं, जैसे मान लो अब ये कह रहे हैं किसी निवारक निदानिक या उपचारात्मक उपचार, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी का और उस ट्रीटमेंट का क्या है, उल्टा इफेक्ट आ जाए पेशेंट पे, ठीक है, उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या हो गया, प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि उसको जैसे एलर्जी होगी, ठीक है, एलर्जी के कारण कोई उसको इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसकी कुछ और नुकसान हो, जैसे क्या करें, पेनिसिलिन के प्रति प्रक्रिया, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम सुना ना, पेनिसिलिन का, तो कहते हैं सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक है ये, मतलब अगर जिसको शूट कर गई उसके लिए अमृत है, और जिसको शूट ना की तो उसके लिए जहर है, विष है। तो इसको अगर आप पेनिसिलिन इंजेक्शन किसी को देते हैं तो पहले सिक टेस्ट किया जाता है, एक सिक टेस्ट पता है ना, स्किन में बिल्कुल हल्की सी 0.5 ml उसमें स्किन में आप इंट्राडर्मल लगा के देखेंगे कि उसको कोई इन्फेक्शन होता है या नहीं होता, उसके आर बार आप इस तरह से, हाँ हाँ मार्क कर देंगे भाई कितना फैला कितना क्या है, अगर उसको वो वहां पे रिएक्ट करता है तो यानी कि वो नहीं लगाना, अगर वो लगा दिया तो वो बंदा मर सकता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन ऐसा है, मतलब सडन डेथ हो सकती है ऑन द स्पॉट, अगर जिसको रिएक्शन कर गया तो, ठीक है, तो इस तरह से फिर ये कौन से हो गए, चिकित्सा जनित संक्रमण। फिर संक्रमण होने वाले अंग के आधार पर संक्रमण के प्रकार, अब क्या है, अंगों के आधार पर संक्रमण के प्रकार,
तो सबसे पहले इन्होंने बोला है त्वचा संक्रमण यानी कि स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकती है? बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है और पैरासाइट से भी हो सकती है। जैसे एक बीमारी का नाम सुना विकास, स्कैबीज का? स्कैबीज सुना? स्कैबीज बच्चों में होती है ज्यादातर। रेबीज नहीं, स्कैबीज। रेबीज तो वायरल है, वायरस से होने वाली है, कुत्तों में जो वायरस होता है ना, है। हाँ, यहाँ पे और वैसे शरीर पे भी बच्चों के दाने हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? पैरासाइट इन्फेक्शन है। आगड़ा कागड़ा नहीं, वो तो है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। लेकिन स्कैबीज होती है, ये क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। स्कैबीज क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो त्वचा में हो गया बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक। और क्या है? हृदय संक्रमण। हृदय संक्रमण यानी कि हार्ट इन्फेक्शन। हार्ट इन्फेक्शन में क्या है? ये भी वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है और पैरासाइटिक भी हो सकती है। फिर यौन संचारित संक्रमण यानी कि एसटीडी। एसटीडी कौन से हो गए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल अपन ले तो HIV, सिफिलिस, ये बीमारियां सारी एसटीडी होती हैं। ठीक है, और क्या है? विषाणु संक्रमण। विषाणु संक्रमण क्या है? यह इतने सूक्ष्म होते हैं। विषाणु किसे कहते हैं हम? वायरस को। विषाणु किसको बोला है? वायरस को। तो ये क्या है? इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। अगर आप वायरस को देखने की कोशिश करेंगे तो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनमें ना तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ना सेल वॉल होता है। वायरस है क्या? मेनली वायरस ओनली RNA या DNA होता है। RNA या फिर DNA, यही होता है ओनली। जो भी वायरस होगा वो क्या है? सिर्फ RNA बॉडी के अंदर एंटर किया, फिर क्या करेगा? सामने वाले व्यक्ति के सेल को उस पर हमला करेगा, उसके अंदर घुस के उसके अंदर उसके सेल की सेल वॉल को तोड़ के उस सेल पे कब्जा कर लेगा जो प्रेजेंट है किसके? इंसान की बॉडी में। ठीक है, तो ये सिर्फ RNA है। RNA क्या होता है? इस तरह से सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है और कुछ भी नहीं है। वायरस इतना छोटा है, इसलिए ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा खतरनाक है और इसको मारने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्या है? अपने सेल्स के अंदर जाके बैठ गया। ठीक है, तो ऊपर से बॉडी किसकी है? अपने सेल की, लेकिन अंदर कौन बैठा है? वायरस। ठीक है, तो जब हम एंटीबायोटिक, जो अपने सेल ने जो WBC है, वो क्या करेंगे? इनको पहचान नहीं पाते। ठीक है, इस पे कोई असर नहीं करेगा, इसलिए हमें एंटी वायरल मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है? वायरस कई तरह की संक्रामक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज के कारण बन सकते हैं। वायरस कोशिकाओं को मारकर कोशिका के काम में बाधा डालकर बीमारी का कारण बनते हैं। अपने जो सेल्स होते हैं उनको मार के या फिर उसके फंक्शन को रोक के बीमारी का कारण बनते हैं। और क्या है? वायरस शरीर में घुसपैठ करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अपने शरीर के सेल को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है, खुद को कोशिका से जोड़ता है, जहाँ यह अपनी अनुवांशिक सामग्री छोड़ता है जो RNA DNA अंदर छोड़ देता है। कोशिका के प्रतिकरण के साथ वायरस गुना करता है। फिर क्या करेगा? ये अपने जैसे जैसे सेल बना के, मतलब अपने वायरस वाले जो सेल हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा, और जब एक कोशिका मर जाती है तो अधिक वायरस निकलते हैं। फिर अपना एक सेल मरा तो उसमें और ज्यादा वायरस निकलेगा, नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस तरह से करते करते ये पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। फिर क्या है? वायरस शरीर के लगभग किसी भी हिस्से को संक्रमित कर सकता है, अपने शरीर के किसी भी हिस्से को इन्फेक्शन कर सकता है। उदाहरण में क्या बोल रहा है इन्होंने? सामान्य सर्दी, जैसे नॉर्मली जो वायरल जुकाम होता है, जिसमें क्या बोलते हैं? राइनो वायरस। जो वायरल जुकाम होता है उसमें कौन से वायरस बोलते हैं? राइनो वायरस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यानी कि नाक का है। फिर चेचक, जो आपने बोला ना माता, तो वो क्या है? चेचक, स्मॉल बॉक्स। ठीक है, हाँ, चिकन बॉक्स और स्मॉल बॉक्स थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। और क्या है? फिर रेबीज। रेबीज भी क्या है? वायरस है, कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबीज वायरस हो गया। फिर पोलियो, जो टांग पैर वगैरह खराब हो जाते हैं बचपन में होता है, वो पोलियो वायरस है। और क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। फिर STD, यौन संचारित
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड